हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं आप सभी का दोस्त ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज होने वाला है परसेंटेज का आखिरी लेक्चर। जी हाँ, आज है लेक्चर नंबर 12 और हम अपनी परसेंटेज की सीरीज पे आज लगा देंगे पूर्ण विराम। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मैंने आपको परसेंटेज सीरीज में हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाया है। आज जो बची कुची चीजें हैं, जो और थोड़ी बहुत चीजें हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा आज का प्यारा सा सिंपल सा पहला क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई इसमें क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, कक्षा बी में कक्षा ए की तुलना में 40% अधिक छात्र हैं। मतलब क्लास बी एस 40% मोर स्टूडेंट्स देन क्लास ए। तो 40% का मतलब कितना होता है? 40% का मतलब होता है सर 2/5। ज्यादा है तो प्लस लगाएंगे। किसमें ज्यादा है? बी में ज्यादा है क्लास ए के कंपैरिजन में। तो ए में मान लीजिए 5 है और बी में 5 का 40% मतलब 2 ज्यादा है, मतलब 7 है। ठीक है, ए में 5 यूनिट स्टूडेंट्स है, बी में 7 स्टूडेंट्स है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी। मतलब जो ए की लड़कियां हैं और बी के बॉयज हैं वो दोनों बराबर हैं। अब पता तो है नहीं कितने हैं, तो मान लीजिए x है। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे a के बॉयज हो गए यहाँ पे, या फिर ऐसे लिख लीजिए, सिर्फ बॉयज लिख लीजिए और यहाँ पे गर्ल्स लिख लीजिए। तो भाई क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए, मतलब गर्ल्स इन क्लास ए x इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी के बॉयज मतलब x यहाँ पे। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, जब 5 टोटल बच्चे थे ए में, अगर गर्ल्स एक्स हैं तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 5 - x। 7 टोटल स्टूडेंट्स थे बी में, बॉयज एक्स हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 7 - x। आगे पढ़िए। आगे आपसे बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज सेम इन बोथ क्लासेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दोनों में समान है। अब परसेंटेज क्या होता है? जितने भी बच्चे हैं, मतलब जितनी भी गर्ल्स हैं डिवाइड बाय टोटल गर्ल्स, मतलब टोटल बच्चे, वो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो गर्ल्स कितनी है? देखिए दोनों में गर्ल्स सेम है, मतलब x अपॉन टोटल बच्चे हैं ए में 5 बराबर बी में गर्ल्स कितनी है? 7 - x, और उसका परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स ऑफ बी 7। ये दोनों बराबर दे रखा है तो यहां से x की वैल्यू आएगी, लाजमी सी बात है। 7x इक्वल टू 35 - 5x, 12x इक्वल टू 35। तो दोस्तों यहां से x की वैल्यू हमारी निकल के आती है 35/12। बहुत ही बढ़िया। जी हाँ, अब देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ए टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास बी। नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ए कितने हैं दोस्तों? 5 - x है। तो बॉयज इन ए अपॉन गर्ल्स इन बी, इसका रेशियो निकालना है। बस क्वेश्चन तो यहीं पे ओवर हो चुका है। तो ये आ जाएगा 5 - x अपॉन गर्ल्स इन बी 7 - x। तो 5 - 35/12 डिवाइड बाय 7 - 35/12। तो 12 × 5 = 60 - 35 कितना होता है? 60 - 35 हो गया 25 अपॉन 12 × 7 उतना होता है 84। 84 - 35 करेंगे तो 84 में से 35 जाएंगे, 84 एंड 35। तो 14 में से 5 गए, 9 बच गए, 7 7 में से 3 गए, 4 49 बचेगा दोस्तों 49। 25:49 ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया ए। समझ में आई बात? बिल्कुल तरीके से सर। तो ये बहुत ही सिंपल पहला क्वेश्चन है हमारा। अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको नए क्वेश्चंस की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि रमेश स्पेंड्स अपनी मासिक आय का 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड। खाने पर खर्च करता है 40%। 18% ऑन हाउस रेंट, मकान के किराए पर 18% दे देता है। और 12% इंटरटेनमेंट पे, मनोरंजन पे 12%, मूवी वगैरह देखने गया है, पार्क घूमने गया है, मॉल में गया है, इधर उधर गया है ना। एंड 5% ऑन कन्वेंस, आने जाने में जो भी उसकी जॉब है उसमें 5% इसने वाहन पे खर्चा करता है ना, या फिर कोई इस पे कोई कार होगी इस टाइप से। बट ड्यू टू ए फैमिली फंक्शन, तो मतलब अगर मैं पहले देखूं तो 40% मंथली सैलरी पे कर रहा है, मतलब जो भी मंथली सैलरी है उसका 40% खाने पे कर रहा है, 18% हाउस रेंट पे कर रहा है, 12% इंटरटेनमेंट पे कर रहा है और 5% कन्वेंस पे कर रहा है। तो टोटल कितना कर रहा है? तो देखिए टोटल कितना कर रहा है, 40
प्लस 18 प्लस 12 प्लस 5, इतना खर्चा कर दे रहा है। ये कितना हो गया भाई? 18 12 30 और 40 70 प्लस 5 75%। 75% उसका क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर है। टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 75%, बिल्कुल। अब देखिए बोल रहा है ड्यू टू ए फैमिली फंक्शन, घर में एक फंक्शन हो गया, उसकी वजह से ही हैज टू बोरो 16,000 रुपए, है ना। एक और बार पढ़ो, उसे 20,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से 16,000 रुपए उधार लेता है, या फिर he has to borrow 16,000 rupees from a money lender to meet the expenses of 20,000 rupees। मतलब क्या है कि उसके घर में कोई फंक्शन आना है जिसके लिए 20,000 रुपए लगेंगे। अब 20,000 रुपए खर्च करने हैं उसे, मतलब 20,000 रुपए उसे देने हैं, है ना। एक्सपेंसेस हैं उतने, इतना खर्च उसे करना है। तो इतना खर्च करने के लिए उसने 16,000 रुपए ऋणदाता से लिए। भाई उधार ले लिए किसी से, तो 16,000 क्यों लिए जब 20,000 का खर्चा था? तो अरे भैया सिंपल सी बात है कि 20,000 का खर्चा करने के लिए 16,000 रुपए अगर कोई उधार लेता है तो 4,000 रुपए तो उसमें पहले से होंगे ना, तभी तो उसने 16,000 ही लिए। यस, तो इस क्वेश्चन का सेंस क्या निकलता है कि 20,000 रुपए अगर खर्चा करना है, 16,000 रुपए किसी से उधार लिए, इसका मतलब 4,000 रुपए आपकी पॉकेट में ऑलरेडी थे। तो इसके 75% जब इसने अपनी मंथली सैलरी का उड़ा दिया तो बचा कितना? सेविंग कितनी बची? सिंपल सी बात है, 75% उड़ा दिया तो सेविंग आई 25%, और वही सेविंग 25% क्या दे रखी है? 20,000 माइनस 16,000, बोले तो 25% डेटा हो गया 4,000 रुपए। समझे भाई? जब किसी आपको 20,000 खर्चा करना है, 16,000 उधार ले रहे हो, तो 4,000 आपका सेविंग होगा। अब 25% 4,000 है, निकालना क्या है हमें? मंथली सैलरी, मतलब 100% वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, 4 का गुणा करेंगे 4 इंटू, तो ये 100% हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा 16,000। मतलब उसकी मंथली सैलरी कितनी है? 16,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे मेन कैच इसी का था, 20,000 रुपए का खर्चा और 16,000 रुपए ऋणदाता से लेना, तो 4,000 रुपए उसमें पहले से थे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए दोस्तों, अभी अगला क्वेश्चन है, चलिए एक बार इसको पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। राधा अपने वेतन का 25% भोजन पर, 16% घर के किराए पर, 13% मनोरंजन और 9% अन्य सुविधाओं पर खर्च करती है। तो वही सिंपल सेम जैसा सेम प्रीवियस जैसा क्वेश्चन हो गया ये तो 25% भोजन पे कर लेती है, 16% किराए पर, 13% मनोरंजन पर और 9% अन्य सुविधाओं पे। तो देखिए टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 25 और 16 कितने होते हैं? 35 और 6 41 और 13 54 और 9 63। 63% उसका टोटल खर्चा है, टोटल एक्सपेंडिचर। तो फिर सेविंग, बचत, बचत कितनी हो जाएगी? 100 में से माइनस करोगे 63 को तो आ जाएगा मेरे भाई 37%। 37% बचत है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक महीने की अंत में उसकी बचत 24,827 है। हमारे हिसाब से 37% बचत है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 24,827 रुपए है। तो फिर वेतन प्रतिमाह कितना होगा? मंथली सैलरी, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 37% इतना है तो 1% हो जाएगा 24,287, सॉरी 827 अपॉन 37। अब यहाँ पे आनी चाहिए आपको 37 की टेबल। तो देखो यार, अगर मैं 37 को देखूं, देखो ऐसे समझो, आप 24 तो नहीं ले सकते, 248 लोगे, पहली बात, सही बात है सर। तो 248 अपॉन 37 करना है। अब 37 लगभग 40 के करीब है, तो 40 इंटू 6 करोगे तो 240 होता है, और ये 248 दे रखा है। तो हमने तो बड़ा वैल्यू लिया तो भी उससे वो उसके पास आया, तो इसमें लगभग 6 लेके देखते हैं क्या आता है। तो 37 इंटू 6 करके देखो, 37 इंटू 6 करोगे तो 37 इंटू 6 अगर आपको मन में सोचना है तो आप क्या करोगे? 30 प्लस 7 इंटू 6 लिखोगे, इसको ऐसे सोचोगे। 30 इंटू 6 180, 7 इंटू 6 42, 180 और 42 कितने हो गए भाई? 222। तो ये 6 टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम्स में जाएगा, 222 हो गया। 248 में से 222 तो गए, बचे कितने? 232, 242, 248, 26 बच गए, और यहां से 2 उठाओगे तो 262 हो गया, 262। अब 37 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 262 से भी कम रहे? तो हमने 6 का किया था तो 222 आया था, अब 7 का करके देखो, तो 222 में 37 और जोड़ दो, 222 में 37 और जोड़ोगे तो 232, 242, 252, 259 आता है। तो 259 आता है 7 टाइम्स।
अगर 259 इसमें से गया तो बच गए 3, और ये था 37। तो 37 को 37 से करने के लिए 1 आ जाएगा, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई? अगर मैं बात करूं तो 1% की जो वैल्यू है वो आ गई मेरे भाई 671। प्रतिमा सैलरी निकालनी है तो 100% होता है, 100% के लिए हो जाएगा 67100 रुपीज। ये उसकी प्रतिमा सैलरी है, 67,100 रुपए, 67,100 रुपीज। क्लियर है? बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो जब आपको ऐसे दिया होता है परसेंटेज में 25% इस पे, 16% इस पे, 13% इस पे, 9% इस पे, तो आपने बस क्या कर देना है, इन सबको जोड़ देना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, यहां पे तसल्ली से पढ़ना। एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है, लाइब्रेरी में 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 50% ऑफ द रिमेनिंग इन इंग्लिश, 50%, शेष 50% अंग्रेजी में और शेष 30% फ्रेंच में है, और बाकी 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है। 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच एंड रेस्ट 6300 आर इन रीजनल लैंग्वेज। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, थोड़ा अच्छे से केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ा करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें रिमेनिंग वर्ड यूज कर रहा हो, तो उसमें ये परसेंटेज वैल्यूज ऐड नहीं होती हैं, डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, समझे ना? रेस्ट रेस्ट, रिमेनिंग या शेष शेष शेष, ये शेष की बात कर रहा हो तो हमें डायरेक्टली ऐड नहीं करना है। तो फिर क्या करें? अगर मैंने तुमसे बोला कि तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तुमने उसमें से 20% रुपए खर्च कर दिए, 100 रुपए है, 20% रुपए तुमने उसमें से उड़ा दिए, तो बताओ कितने बचे? सर 80% बच गए, 20% उड़ा दिए तो। अब तुमने क्या किया, उन बचे हुए पैसों में से 50% और खर्च कर दिए, तो इसमें से 50% और खर्च किए तो क्या करोगे? जो बचे हुए पैसे में है उनके 50% निकालोगे ना, तो क्या करोगे? 80 का 50% 40 होता है, उसको और खर्च कर दिया तो 40 रुपए बच गए। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे वन बाय वन हमें देखना पड़ेगा, हम डायरेक्टली नहीं सीधे जोड़ सकते। ठीक है, चलो भाई करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। तो यहाँ पे रिमेनिंग की बात कर रहा है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ जिससे याद रहे। चलिए ठीक है, रेस्ट मतलब शेष की बात कर रहा है। ए लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी। 20% कितना होता है मेरे भाई? 20% होता है 1/5। 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, 50% कितना होता है? 1/2। एंड 30% कितना होता है? 30% होता है मेरे भाई 3/10। तो देखिए सबसे पहले जो कंडीशन दे रखी है 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, तो हम जानते हैं कि ये होता है हमारी टोटल वैल्यू, और ये होता है उसका रिजल्ट। ये होता है टोटल वैल्यू और ऊपर वाला उसका रिजल्ट। ये होता है टोटल वैल्यू, ऊपर वाला उसका रिजल्ट। अब अच्छे से समझो, अगर मान लो शुरुआत में ही बहुत ही पहले आपके पास 5 बुक्स थी, लेकिन उसमें से 20% बुक्स आर इन हिंदी, 5 का 20% होता है 1, तो रिमेनिंग कितनी बच गई? 5% बुक्स आपके पास, 5 में से 1 बुक हिंदी की है, तो रिमेनिंग बच गई 4। इस तरीके से लिखो। फिर कह रहा है 50% ऑफ द रिमेनिंग इन इंग्लिश। मान लीजिए टोटल बुक्स 2 हैं, तो उसमें से 50% इंग्लिश की है, 2 का 50% 1, तो 2 में से 50% मतलब 1 इंग्लिश की है, तो बची कितनी? 2 माइनस 1, 1 बच गई। फिर 30% मतलब 3/10। मान लीजिए टोटल 10 बुक्स हैं, तो उसमें से जो 3 बुक्स हैं वो किसकी हैं? फ्रेंच की हैं, तो बची कितनी भाई? 10 माइनस 3, 7 बच गई। अब इनको देखिए ये कितना आता है, आपको क्या करना है, इन सबको आपस में गुणा करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2 इंटू 10 इज टू 4 इंटू 7 इंटू 1, मतलब 4 इंटू 7 लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये देखो 5 2 इंटू 10 20 हो जाएगा, और ये 4 से कट जाएगा 5 बार में, तो 25 इज टू 7 आ गया मेरे भाई। कितना आ गया? 25 इज टू 7 आ गया। ये तो कहने का मतलब पहले टोटल बुक्स ओवरऑल 25 थी, लेकिन अब रिमेनिंग बुक्स रह गई हैं 7। कौन कौन सी हटा दी इसमें से? 25 में से हमने हिंदी की हटा दी, इंग्लिश की हटा दी, फ्रेंच की हटा दी, तो फिर 25 ओवरऑल बुक्स थी, उसमें से अब 7 रिमेनिंग रह गई हैं। अब क्या कह रहा है? रेस्ट 6300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा में है। मतलब ये जो बुक्स बची हुई हैं 7, ये रीजनल लैंग्वेज में है।
तो 7 बुक्स 6300 के बराबर है। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा? 7 नंबर 900, 900 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स थी मेरे भाई कितनी? सही बात, 25 थी। तो नंबर ऑफ बुक्स है 25, तो कितना आ जाएगा? 25 इंटू 9, 25 का 9 होता है 225, 22,500 सॉरी 22,500 बुक्स पूरी की पूरी लाइब्रेरी में है। ये हो गया करेक्ट आंसर। टेंशन मत लो, एक ही क्वेश्चन है, रिमेनिंग वाले अभी और भी क्वेश्चन करने हैं और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए आगे देखेंगे एक बार। तो देखिए दोस्तों, अब ये है रिमेनिंग का दूसरा क्वेश्चन। एक और बार इसे और देखते हैं, जिससे कंसेप्ट थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा आपका। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर और बाकी का जो 1/3 परिवहन पर खर्च करता है। 40% मंथली सैलरी, जो भी मंथली सैलरी उसका 40% खाने पर, और 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। तो रिमेनिंग वर्ड को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ठीक है। तो देख लीजिए भाई, जो हमने सीखा उस मेथड से भी बनाऊंगा मैं, और इसको एक और मेथड भी सोच सकते हैं हम बहुत ही आसानी से। जैसे मान लीजिए कि मंथली सैलरी उसकी कुछ है, उसमें से हटाते जाइए घटाते जाइए, जो भी कह रहा है सिचुएशन के हिसाब से। तो मंथली सैलरी क्या मान ले? ऑब्वियस सी बात है, हम तो भाई सबसे सिंपल नंबर मांगेंगे 100 रुपए। तो लेट मान लीजिए जो मंथली सैलरी है वो 100 है। ये हमारी मानी हुई है, मतलब एक्चुअल नहीं है। तो मंथली सैलरी है 100 रुपए। अब उसने क्या बोला? 40% ऑफ इस मंथली सैलरी ऑन फूड पे खर्चा कर देता है। तो माइनस का 40% करना है हमें। तो रिमेनिंग वैल्यू निकालती जानी है। रिमेनिंग वैल्यू जितनी जितनी बची है, 100 में से 40% गया तो कितना गया भाई? 60 बच गया। अब क्या बोला? एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, खर्चा कर देता है जो भी रिमेनिंग बचा है उसका 1/3 ट्रांसपोर्ट पे। तो देखिए फिर 60 का 1/3 कितना होता है? 20 होता है। 60 का 1/3 कितना होता है? 20। तो इसको और हटाना है, तो 60 में से 20 गया तो कितना बच गया मेरे दोस्त? 40 बच गया। ये तो माइनस हो गया। अब क्या बोल रहा है? इफ ही सेव्स रुपीज 4,500 रुपए पर मंथ, जो कि किसके बराबर है? विच इज इक्वल टू हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। मतलब पहले फूड पे खर्चा किया, ये बचा, ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया, ये बचा, फाइनली 40 बचा है। अब इसका भी हाफ करना है। यदि वह प्रतिमाह 4,500 रुपए बचाता है, जो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। मतलब इस 40 का भी आधा करना होगा। 40 का आधा कितना हो जाएगा? सब जानते हैं 20 बचेगा। 40 का आधा करना होगा, कितना बच जाएगा फाइनली आपके पास? 20। अब बोल रहा है कि ये जो सेविंग है ये 4,500 रुपए है। इफ यू सेव 4,500 पर मंथ, तो ये जो 20 यूनिट है दोस्तों, ये 4,500 के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 225 के बराबर। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है। हिज मंथली सैलरी, हमारे के हिसाब से मंथली सैलरी कितनी है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट हो जाएगा 22,500। आंसर आ गया बी। दूसरा मेथड भी है इसका, वो भी कर सकते हैं, जैसे अभी हमने पिछले में सीखा था। अब दूसरा मेथड क्या है, चलो वो भी एक बार देखते हैं, जिससे वो रिवाइज हो जाए। बोल रहा है 40% ऑफ इस मंथली सैलरी ऑन फूड। तो पहले तो 40% पता होना चाहिए क्या होता है? 2/5 होता है। 1/3 बोल रहा है, फिर 1/3 माइनस कर दिया है। चलिए देखते हैं। तो 40% खर्च किया, तो मान लीजिए टोटल था 5, उसका 40% होता है 2, वो खर्च कर दिया। तो 5 था, 2 खर्च कर दिया, तो बच गया 3। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इसको अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसा भी लिख लेते हैं, इससे आपको थोड़ा देखने में समझने में आसानी हो। ये उसकी सैलरी है और ये उसकी सेविंग है भाइयों, है ना। चलिए 5 थी, 3 रह गई। अब बोल रहा है 1/3 खर्च कर दी ट्रांसपोर्ट पे, तो 3 यूनिट थी, 1 यूनिट खर्च कर दी, तो 2 यूनिट रह गई। फिर बोल रहा है इतने रुपए बचाता है, वो किसके बराबर है? हाफ द बैलेंस। तो हाफ द बैलेंस, तो इसको हाफ भी करना है। तो 2 यूनिट थी, 1 यूनिट और कम, 2 यूनिट थी, 1 यूनिट और कम, 2:1। बताइए ये कितना आ गया? यहाँ पे 5 इंटू 3 इंटू 2, इस 3 को और इस 3 को काट सकते हैं, वहां पे लिखोगे तो वही आएगा। तो कितना आ जाएगा? और ये 2 भी कट जाएगा, तो 5:1 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई? 5:1। कहने का मतलब ओरिजिनल सैलरी थी 5, अब सेविंग बची है 1 यूनिट, और वही 1 यूनिट इसने 4,500 हमें दे रखा है।
और हमारे हिसाब से तो मंथली सैलरी निकालना है, हमारे हिसाब से सैलरी है टोटल 5 यूनिट। 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 4,500 इंटू 5, तो 4,000 इंटू 5 20,000, 5,000 500 इंटू 5 2,500, तो ये आ गया 22,500। देखिए आ गया ना, यस सर बिल्कुल। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा एकदम ये वाला मेथड। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं जिससे ये कंसेप्ट एकदम रॉक सॉलिड स्ट्रांग हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ये शेष वाला रिमेनिंग वाला एक और जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। कीर्ति ने अपनी मां को अपने मासिक वेतन का 35% दे दिया, है ना। कीर्ति अच्छी बच्ची है भाई, लड़कियां तो वैसे ही अच्छी बच्ची होती है। तो कीर्ति ने अपने मासिक वेतन, इस बार मान लीजिए कि 100 है मासिक वेतन, मंथली सैलरी है 100, उसका कितना दे दिया कीर्ति ने, 35% मां को दे दिया। तो माइनस का 35% किसको दे दिया, मां को, तो कितना बच गया, 65 बच गया। ये किसको दिया, मदर को। फिर क्या कह रहा है, अब देखिए आगे, उसने 18% घर का किराया दिया और 42% उसने अपने मासिक खर्चों के लिए अलग रखा। तो ये जो शेष बचा है, देखो पहले बोला कीर्ति ने अपनी मां को वैसे मासिक वेतन का 35% दे दिया, शेष वेतन में से 65 में से 18% घर का किराया दे दिया और 42% उसने अपने मासिक खर्चों के लिए अलग रखा। देखिए पहले जो अब हम क्वेश्चन करते थे तो उसमें भी तो यही होता था कि वेतन का 25% भोजन पर और 16% घर के किराए पर और 13% मनोरंजन पर, मतलब ये सारे जुड़ जाते थे। ये जुड़ते कब थे, जब और बीच में लगा हो, या इंग्लिश में बोले तो 16% हाउस रेंट पे एंड 25% सैलरी पे, तो जब एंड लगा हो। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा है, 18% होम रेंट एंड 42% शी केप्ट असाइड। तो ये दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है, अगर आप 18% को और 42% को जोड़ोगे तो 18 प्लस 42 कितना होता है दोस्तों, 60 होता है। मतलब 60% हटाना है, अब माइनस 60% करना है। अब आप ही बताइए भाई कितना होता है 60%, 65 का 60% कितना होता है, तो 65 का 0.6 मल्टीप्लाई करोगे 60% के लिए, या फिर 60/100 लिख लो, तो 6.5 13 39 हो गया। ये माइनस का 39 करना पड़ेगा हमें। तो 65 में से 39 गए तो 40 50 60 25 26 आ जाएगा, 26 बच जाएगा। अब देखिए क्या बोला, द रिमेनिंग अमाउंट, यहां पे हिंदी में पढ़ लो, 42% उसने अपने मासिक खर्चों के लिए अलग रखा, शेष राशि मतलब ये जो अब बची है उसने बैंक खाते में रखी। तो भाई इसको कहां पे रखा है, बैंक अकाउंट में। क्वेश्चन है बोल रहा है बैंक में जमा राशि, मतलब ये, और अपनी मां को दी हुई राशि बोले तो ये का योग इतना है, 43,920 है। तो यार देख लो दोस्तों, बैंक अकाउंट की 26 हो गई और मां को दी कितनी, 100 का 35% मतलब 35, 100 का 35% मतलब 35 यूनिट। तो 26 प्लस 35 ये जमा होके कुल होके कितना है, 43,920 रुपए है। तो 26 और 35 कितना होता है, 6 और 5 11 की एक और एक, 3 3 6, 11 की एक और एक 3, 61, 61 हो गया 43,920 के बराबर। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया सर। तो भाई अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 61 का पहाड़ा पढ़ लो यार। देखो 60 से अगर जाओगे तो 60 से अगर 7 बार में जाते तो 420 आता, एक यूनिट निकालना है ना 43,920 का। तो 7 बार करोगे 61 को या 60 को तो 720 आता, और 1 को 7 टाइम्स करोगे तो 427 होगा, तो ये इससे कम ही है, तो 7 बार में चला जाएगा, है ना। 7 बार में जाएगा, 427 कट गया, 12 बचा, 12 और 2 122 बच गया, और 61 दुनी ही 122 होता है, तो ये 720 आ गया। तो एक यूनिट आ गया 720 के बराबर। हमें निकालना था मंथली सैलरी, मंथली सैलरी है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट हो गया 720 डबल 0, 72,000 रुपए। आ गया मजा, बिल्कुल सर तरीके से समझ में आ गई ये चीजें, ठीक है। तो ये आपके मंथली सैलरी रिमेनिंग इन टाइप के क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराता हूं जो कि हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझने हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सी बात कर रहा है, एक वेंडर है, विक्रेता है, कुल सेबों का 60% भाग बेचता है। मान लो कुल सेब कितने हैं, 100 है, टोटल 100 है, उसका 60% भाग बेच देता है। तो भाई
सेल कितने की हुई? 60 की हुई। तो फिर बिना सेल वाले क्या है? बिना सेल अनसेल वाले हो गए 40। बोल रहा है कि जो बचे हुए भाग का 15% को फेंक देता है। 60% का भाग बेचता है, तो 60 उसने बेचे, जो बचा हुआ है वो 40 है, उसका 15% वो फेंक देता है। तो थ्रो थ्रो कितने की है? 40 का 15%, जो कि कितना हो गया दोस्त? सर 40 का 10%, 4, 5% और जोड़ेंगे तो 2, तो 6 आ गया। तो 6 उसने फेंक दिए। अब क्या बोला? अगले दिन वह बचे हुए भाग का 50% हिस्सा बेचता है। तो पहली बात तो भाई देखो, 60 उसने बेच दिए थे, 6 उसने फेंक दिए, तो टोटल कितने खत्म हो गए? 100 में से 66 खत्म हो गए। तो रिमेनिंग कितने हैं? फिर पहले तो यही निकालो। रिमेनिंग है 100 माइनस 66, तो यही आ गया 34। 34 रिमेनिंग है। अब कह रहा है सॉरी, बचे हुए भाग का 50% हिस्सा बेचता है, तो अगले दिन इसका भी 50% हिस्सा, मतलब सेल करे 17 और अनसेल कितने की है? 17। बोल रहा है और तथा शेष सेबों को फेंक देता है। मतलब 50% बेचा तो 17 बेचा, और बाकी जितने भी बच गए थे उन सबको फेंक दिया। तो ये सारे के सारे ही थ्रो कर दिए 17। तो बोल रहा है विक्रेता द्वारा फेंके गए सेबों का परसेंटेज ज्ञात करिए। तो टोटल थ्रो कितने हो गए? सिंपल का क्वेश्चन हो गया यार, ये तो बहुत ही ज्यादा। 17 प्लस यहां पे भी तो 6 फेंके थे, 6 23 है ना। कुल सेबों का निकालना है, तो 23 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, क्योंकि टोटल कितने थे? 100 माने थे। तो भाई 23 100 का कितना परसेंट होगा? 23% होगा। तो 23% उसने टोटल फेंक दिए। काम खत्म। ठीक है, चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये है एक और बढ़िया सा सिंपल सा क्वेश्चन, छोटू सा क्वेश्चन है। चलो एक बार कोशिश करते हैं इसमें क्या लिखा है, पढ़ते हैं भाई। यदि किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 44% और दूसरे वर्ष में 75% की वृद्धि होती है, तो देखो ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, इंक्रीज वाला। आपको अगर याद हो, आपने सारे लेक्चर देखे होंगे, मैंने आपको एक रिजल्ट पढ़ाया था, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। ये कब होता है? ये है ओवरऑल परसेंटेज है। ये क्या है मेरे दोस्त? ओवरऑल चेंज। इसको लिख लेते हैं, ये है ओवरऑल चेंज। ठीक है, ये कब आता है? जब x इंक्रीज हो रहा हो और y भी इंक्रीज हो रहा हो। तो यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो x की जगह 44 लिख दो, y की जगह 75 लिख दो, दोनों प्लस प्लस है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो 44 प्लस 75 प्लस 44 इंटू 75 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कर लो यार। 25 से कटेगा ये 3 बार में बेटा, और ये 4 बार में, 4 से काट दो ये 11 बार में। तो 44 प्लस 75 कितना हो गया? 5 और 4 9, 7 और 9, 7 और 4 11, 119 प्लस का 33, तो 122, 132, 152, 152% आ गया। ओवरऑल परसेंटेज चेंज 152% का है। बोल रहा है एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज, तो 152% कितने सालों में है? 152% तो पहले साल और दूसरे साल का मिला के है, 2 इयर्स में है। तो आपको लिखना होगा कि जो 152% है भैया, ये तो हमारे 2 साल का इंक्रीमेंट है। तो एवरेज इंक्रीज मतलब हर एक साल का एवरेज इंक्रीज कितना होगा? 152/2। काम खत्म। कितना आ गया भाई? 152/2 हो गया 76। 76% इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन से, एक दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। अब देखो, एक और, ये फ्रूट बेचने वाला बंदा है, तो फलों की एक टोकरे में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है। ओहो, तो भाई देखिए, प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है। खराब हो चुके कुल खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय हुआ। चलो देखते हैं, पहले पहली कंडीशन लिखते हैं कि भाई टोटल उसने दे रखा है 25, उसमें से खराब मतलब स्पॉइल्ड कहते हैं इसे, तो स्पॉइल्ड कितना है? 1 है। तो 1/25, ये है स्पॉइल्ड, ये है टोटल। 60% ऑफ द स्पॉइल्ड फ्रूट्स वर सोल्ड। स्पॉइल्ड फ्रूट्स है 1, इसके 60% बेच दिए गए। तो 1 का 60% कितना होता है? सिंपल सी बात है दोस्त, 0.6 होता है।
0.6 को सोल्ड कर दिया गया, बेच दिए गए। इफ द सेलर हैड सोल्ड 48 स्पॉइल्ड फ्रूट्स, देखिए क्या बोला, खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय हुआ। खराब था 1 यूनिट हमारे हिसाब से, उसका 60% मतलब 0.6 को बेच दिया गया। अब क्वेश्चन में आगे ये बोला है कि यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों का विक्रय किया, मतलब ये जो 0.6 है ये 48 के बराबर है। 60% सोल्ड हुए थे, 0.6 सोल्ड हुए थे, और वो 48 फ्रूट्स कह रहा है। तो बस क्या कर देना है आपको, इस 0.6 को बराबर लेना है 48 के। तो 1 यूनिट निकाल लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80 आ जाएगा। 6 48 होता है ना, ठीक है 80। तो बोला टोकरे में फलों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोकरे में फलों की संख्या कितनी थी, 25 यूनिट थी। तो 25 यूनिट कितनी आ जाएगी, 25 इंटू 8 80, 25 अट्ठे 200 और 0, तो 2000 टोटल फल थे। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, चलिए फटाफट उसको भी समझते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन काफी सिंपल है। ऐसे क्वेश्चंस आपको ही पेपर में देखने को मिलते हैं और कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करना है, लेकिन है बहुत ही सिंपल। देखिए, राजू की फैक्ट्री में उत्पादन प्रतिवर्ष निश्चित दर से बढ़ता है। Raju factory kept increasing its output by the same percentage every year. हर प्रतिशत, हर दर, हर ईयर सेम प्रतिशत से बढ़ रहा है। तो लेट इंक्रीज इन आउटपुट बाय R%। किस प्रतिशत से बढ़ रहा है, R% की दर से बढ़ रहा है, हम ये मान लेते हैं। हर साल कि भाई आज आउटपुट 100 है तो कल आउटपुट 100 प्लस आर होगा, परसों आउटपुट फिर उसका भी 100 प्लस आर होगा, R% की दर से बढ़ा। फाइंड द परसेंटेज इफ इट इज नोन दैट दिस आउटपुट इज डबल्ड आफ्टर 2 ईयर्स। तो 2 साल के बाद कहा गया है कि ये आउटपुट दोगुना हो गया है। करें कैसे क्वेश्चन को, पहले आप मान लीजिए आज के दिन एक फैक्ट्री का कुल उत्पादन कुछ है, मान लीजिए x है। तो लेट फैक्ट्री का आउटपुट अभी कितना है, x है भाई। अब बोला उसने क्या कि इस x में क्या किया गया, R% बढ़ा पहली साल। तो जब बढ़ता है, मैंने कल ही आपको बताया था, जब भी कोई चीज बढ़ती है तो क्या करते हैं, 100 प्लस R अपॉन 100 करते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल याद है सर हमें। तो 100 प्लस R अपॉन 100 पहली साल हुआ और दूसरी साल भी सेम से हुआ, तो फिर से लिख दो 100 प्लस R अपॉन 100, या फिर मैं उसका स्क्वायर भी कर सकता था, एक ही बात है। और जब ऐसा बढ़ा फिर बढ़ा, तो ये कुल उत्पादन लास्ट में जाके कितना हो गया, डबल हो गया। हम लेके चले थे x हो गया है 2x। बस अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो x से x कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 100 प्लस r का होल स्क्वायर। अच्छा 100 प्लस r अपॉन 100 ही है ना, पूरे का ही होल स्क्वायर लिख लो, इक्वल टू 2। तो ये कितना आ जाएगा दोस्त, 100 प्लस r अपॉन 100 बराबर √2 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे ना, यस सर। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्त, ये कितना आएगा, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ये आ जाएगा आपके पास 100 प्लस r इक्वल्स टू 100√2। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 100√2 माइनस का 100, मतलब r में से अगर यहां से 100 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा √2 माइनस 1। देखिए आंसर आ चुका है आपका ऑलरेडी। क्या आंसर आ गया है, सी, यस। सो दोस्तों, जी हाँ, फाइनली आपकी परसेंटेज सीरीज यहां पर होती है दी एंड समाप्त। लेकिन ये जस्ट लेक्चर की तरह समाप्त हुई है, मतलब हर एक वेरिएशन मैंने कवर करा दिया है। आपके लिए तो परसेंटेज सीरीज कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि अब आप इन लेक्चर्स को करोगे रिवाइज और फिर करोगे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, आई एम गारंटीड 100% श्योर कि इस पूरे के पूरे 12 लेक्चर्स को कवर करने के बाद दोस्तों एक भी क्वेश्चन ऐसा आपको नहीं बचेगा कि जो आपसे ना बने। चाहे आप सीजीएल के क्वेश्चन देख लीजिए, सीएचएसएल के देख लीजिए, सीपीओ, जीडीए, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एसएससी, जेई, और भी किसी पीएसयू में अगर एप्टीट्यूड आते हैं, बहुत सारे में आते हैं एप्टीट्यूड, कहीं का भी क्वेश्चन उठा लीजिए, परसेंटेज की अब आपको फील आने लगेगी। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरूर सोच पाओगे, ये मेरा वादा है, दावा है। तो आप लोग बस इसी तरीके से इस चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों।
वीडियो पे अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, डेफिनेटली आई एम श्योर कि पसंद आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पहले रिस्पॉन्स करिए, शेयर करिए, इस पे लाइक दबाइए और मैं आपसे मिलता हूं अगले चैप्टर में, जो कि होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस। यस, लाभ और हानि। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस लेक्चर सीरीज को अच्छे से फॉलो करिए और प्रॉपर्ली रिवाइज भी करिए। जो भी आपको फील होता है इसके बारे में जरूर कमेंट से बताइए। ठीक है, थैंक यू।